का हाथा हुआ रहता है। जैसे यहाँ से मुलैजे से निकालते हैं, जैसे दो, एक ये डिप्टी रहता है वहाँ का अंदर का जो सर्किल का, और एक दरोगा रहता है। ये दरोगा कोई मानो मतलब हाँ, जो भी रहता है। हाँ। तो वो लोग रहता है जिसके पास पैसा है, चेकिंग करेंगे किसके पास कितना पैसा है। तो खर्चा पानी अपना ले लेते हैं वो लोग भी। अच्छा। थोड़ा घूस लेते हैं, 100 रुपये करके लेते हैं। तो हमसे भी 200 रुपये लिया था। तो हमने बोला सर हमारे पास पैसे नहीं है, इतने ही है। तो 100 रुपये लिए थे। अच्छा। तो उसके बाद जब यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, ये हाथा के बाद क्या है? हाँ हाँ, जिसका हाथा हुआ है जी। क्योंकि उन लोग फिर चेकिंग करते हैं ना, पैसा कितना है, किसके पास क्या क्या है। वो जो ये रहते हैं अपना क्या बोलते हैं, राइटर? नहीं राइटर नहीं, नंबरदार जो रहते नंबरदार, हैं वो चेक करते हैं आपके पास कितना पैसा है। तो आप वो डिप्टी के बताएंगे इसके पास इतना पैसा है, तो फिर वो हिसाब से वो 100 रुपये काट लेता है अपना अपना कमीशन। अच्छा। ये हाथा हुआ है करके। तो वहाँ से आपको फिर लेके जाएंगे, जिस सर्किल में लेके जाएंगे वहाँ का जो रहेगा डिप्टी सर्किल के अंदर का, वो भी 100 रुपये ले लेता है। अच्छा। वो भी 100 रुपये लेता है यहाँ से, यानी कि 200 रुपये यहाँ देना होता है, 100 रुपये वहाँ देना होता है। पर ये किस बात का पैसे लेते हैं? वो ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर ये लोग घूस ले लेते हैं। अच्छा। अब वहाँ तो बंदा तो कैदी है, कुछ बोल तो सकता नहीं है, उनकी मनमर्जी जो करें, तो इसलिए वो लोग पैसे वहाँ पे ले लेते हैं। फिर आपको जिस बैरिंग में जाना है, सर्किल राइटर जो रहता है, सर्किल राइटर का तो कोई चांस नहीं बनता है पैसा लेने का। वो भी पैसा मांगता है कि 100 रुपये हमें भी दीजिए। अच्छा। इस बैरिंग में जाएगा, 100 रुपये हमें भी दीजिए। अच्छा, सर्किल राइटर कौन होता है, उसका काम क्या होता है? सर्किल राइटर यही रहता है किसी का सजा हुआ, किसी का कुछ हुआ, सर्किल राइटर का काम होता है कितना अदालत गए, कितना मुलाकात गए, कितने आए, कितना क्या हुआ, उसका सब वही काम रहता है सर्किल में। मतलब एक तरीके से जैसा नंबरदार का काम होता है। हाँ। तो नंबरदार का ही जो है एक दूसरा भाई है, वो सर्किल राइटर। हाँ, नंबरदार का रहता है जो चेकिंग करने का काम रहता है, इसका काम रहता है लिखने का। अच्छा। कितने आए कितने गए, वो सब इसके अंडर में रहता है। हाथा राइटर जो रहता है वो भी अपनी नेतागिरी चमकाता है अंदर। हाँ, वो भी एक कैदी ही है, वो भी अपना वो करता है। लेकिन वो सीनियर कैदी है, तो वही अपना धन उगाही करने का प्रयास करता है, कि सबसे कमीशन लेने का प्रयास करता है। हाँ, कमीशन लेने का प्रयास करता है, पर हाथा राइटर को नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं दे। अच्छा। हाथा राइटर को आप नहीं देंगे तो भी कुछ भी नहीं कर सकता है वो, क्योंकि अच्छा। वो भी हम लोग के जैसा एक कैदी है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, खाने पीने में कभी कुछ स्पेशल रहता है क्या हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में एक दिन रहता है संडे को। उस दिन क्या मिलता है? संडे को शाम को आपको आएगा, पूड़ी आएगी, सब्जी आएगी और हलवा आएगा। आटे का हलवा रहता है, पर जो पूड़ी रहती है वो बहुत टाइट रहती है। अच्छा। पर पूड़ी वो खाने के लायक नहीं रहती है। मतलब खाली कहते हैं स्पेशल, लेकिन वो स्पेशल होता नहीं है। कहते हैं स्पेशल, पर स्पेशल होता नहीं है। अच्छा। बाकी रोटी भी आती है, अगर थोड़ी देर हवा लग गई तो वो भी टाइट हो जाती है, क्योंकि आटा की जो है ना मालिश कम हो पाती है ना, इसकी वजह से रोटी टाइट हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि खाना बहुत दोयम दर्जे का आता है। हाँ, जो हिसाब से समझें। बाकी कैदी जो है खाना जैसा भी मिलेगा वो लोग भी खाएंगे, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। तो मजबूरी है। वो तो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते ना कुछ कह सकते हैं। जैसा खाना मिलेगा वैसा खा सकते हैं। अच्छा, जिनके पास पैसा रहता है, ठीक ठाक घर से संपन्न होते हैं, पैसा होता है खूब, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? उनके लिए क्या है, सब्जी बेचने के लिए आएगा, कभी 20 रुपये की रहती है, अच्छी सब्जी है तो 50 रुपये की रहती है, तो अपना सब्जी वो लोग खरीद कर खा सकते हैं। पर रोटी यही रहेगी, चावल यही रहेगा, और सब्जी खरीद के साथ खा सकते हैं, दही लेके खा सकते हैं, या दूध ले ले, दही का अपना रायता बना लिए, प्याज टमाटर धनिया ले लिया, चटनी बना के खा सकते हैं, रायता बना के खा सकते हैं। तो मतलब वो लोग पैसा है तो कुछ भी बना के खा सकते हैं अंदर। तो ये सारी चीज़ें अंदर मिल जाती हैं? हाँ, ये सब अंदर मिल जाती है, डबल रेट पे। डबल रेट पे? हाँ, मतलब मिलेगा सब कुछ, लेकिन डबल रेट पे मिलेगा। हर चीज़ पर डबल रेट पे मिलेगा। क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं पैसे के बूथ पे अंदर? पैसे के बूथ पे आपको एक हर चीज़ मिल सकती है। जैसे कि आपको कोई अगर नशा करता है, नशे की पदार्थ एक हर चीज़ मिल सकते हैं, पर पैसे उसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, नशा लीगल तो नहीं मिलता होगा, चोरी से बेचते हो? हाँ, सब चोरी से मिलते हैं। पकड़े जाने पे पेशी होती है, मारपीट होती है। चोरी कौन, मुलजिम बेचते हैं कि सिपाही बेचते हैं? ये जो नंबरदार लोग रहते हैं। अच्छा। कोई नंबरदार से किसी का सेटिंग हो गया तो नंबरदार ले आया, नहीं तो वहाँ के जो हवलदार रहते हैं तो वो लोग भी पैसा लेते हैं, वो लोग पैसा खाते हैं, वो भी ला के दे सकते हैं, वो भी ला के देते हैं। पर ला के देते हैं, उसके बाद पकड़ने के बाद वही पीटते हैं वापस। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई गुटखा मसाला खाता है, सिगरेट पीता है, या कोई नशा करता है, तो नंबरदार लोगों से संपर्क हो जाता है, वो सब डबल ट्रिपल रेट पर। नहीं, उस गुटखा वगैरह तो एक हर चीज़ अंदर ही मिल जाता है,
बाकी नशे का पता जैसे गांजा हो गया, हाँ, स्नैक हो गया, ये सब जो चीज़ है इसके चक्कर में बहुत हार्ड हो रहता है। गांजा स्मैक भी अंदर मिल जाता है? सब मिल जाता है। तो ये सब जो है जो नंबरदार वगैरह होते हैं सब प्रोवाइड कराते हैं हाँ, चोरी सब से? नंबरदार लोग जो रहते हैं, कुछ हवलदार लोग रहते हैं, वो लोग सब पैसे के अच्छा। चक्कर में सब करा देते हैं। जो और चीज़ जैसे गांजा 100 रुपये का है तो वही आपको 1000 रुपये का मिलेगा, अच्छा। ऐसा रहता है। जिसको नशे की तड़प लगी है, पैसा है अपने इसके पास, तो अपना कर सकता है। और गुटखा मसाला सिगरेट तो नॉर्मली भी मिल जाता है? हाँ, वो तो नॉर्मल मिल जाता है। गुटखा जो रहता है वो सर्किल राइटर जो रहता है वही आपको देगा। तो ये गांजा चरस स्मैक जो अंदर सब बेचते हैं तो पकड़े जाते हैं तो क्या सजा होती है? तो पकड़े जाने पे पेशी हो जाती है, तो मतलब मार जो दरोगा लोग रहते हैं, वहाँ के जो हवलदार लोग रहते हैं, तो वो लोग बुलाते हैं उन लोग को। पहले जैसे कभी कभी छापा पड़ जाता है, हाँ। वायरिंग के अंदर चेकिंग हाँ। होती है। अच्छा। तो कहाँ क्या नशा पदार्थ मिला, जिसके मिलता है उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसको खड़े करते हैं, फिर नंबरदारी उसको मारते हैं। अच्छा। दरोगा लोग नहीं मारते हैं, नंबरदार से- नंबरदारी मारते हैं नंबरदार को? नंबरदार को नहीं, जैसे जो मुस्लिम लोग हैं, अच्छा, मुलजिम के पास से मिलता है? मुस्लिम के पास से मिलता है। अच्छा। वहाँ के रहते हैं नंबरदार लोग मारते हैं? नंबरदार जो हवलदार रहते हैं उसको बुलाते हैं, नंबरदार से मरवाते हैं। खुद अच्छा। नहीं मारते हैं पर नंबरदार से मरवाते हैं, अच्छा। ऐसा है। और जबकि इन लोगों की ही मिली भगत रहती है, इन्हीं लोगों को 60 गार्ड से अंदर बिकता है? हाँ, ऐसा रहता। पर हमारे कहने का मतलब है, अगर जेल के अंदर हैं तो नशे का पदार्थ कोई भी यूज नहीं करें, अपना खाएं पिएं, आराम से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा किसी से हो जाता है तो? अगर लड़ाई झगड़ा आपका हो जाता है तो जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उन लोग को पेशी हो जाती है। पेशी किसके पास होती है? पेशी ये जो सर्किल वो रहता है, सर्किल का मतलब ये हवलदार जो रहते हैं, सर्किल इंचार्ज रहता हाँ, है? सर्किल इंचार्ज या डिप्टी रहते हैं जो सर्किल के, तो वो लोग के पास पेश होते जाके। अच्छा। जैसे एक व्यक्ति गया, कोई उसका नाम लिया, तो उसको भी बुलाएंगे, सब लोग को फिर बुलाएंगे जो मतलब झगड़ा किया है, तो सबके पे मार बराबर चलेगा। जिसके 4 लाठी इसको पड़ी तो 4 लाठी उसको पड़ेगी। मारते भी हैं? मारते बहुत हैं। जैसे अच्छा। इसको 4 लाठी पड़ी तो 4 लाठी उसको पड़ी। इसलिए हमारे कहने का मतलब है, जेल के अंदर मारपीट झगड़ा बिल्कुल ना करें। तो मतलब ये सब देखते नहीं कि किसकी गलती है, क्या है, कारण क्या है, सब जानने का प्रयास नहीं करते हैं? वो सब नहीं देखते हैं, मार बराबर दोनों। डायरेक्ट चार्जर लाठी? हाँ, बस डायरेक्ट। और जेलर तक बात नहीं पहुंचती है? नहीं, जेलर तक नहीं, वो अंदर सर्किल के अंदर ही हो जाता है। अगर कोई मारपीट होता है, किसी से कोई विवाद होता है, तो कोई इस पर जेलर तक बात नहीं पहुंचती, अंदर ही वो लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं? अंदर ही वो बात ख़त्म कर देते हैं, मारपीट करके सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। बाकी जेलर तक कोई बात नहीं पहुंच पाती। जेलर तक बात पहुंचाएगा कौन? डिप्टी पहुंचाएगा, सर्किल राइटर सर्किल का, नहीं तो वही पहुंचा सकता है, और बाकी कौन पहुंचा सकता है। अच्छा, कई बार सुनने को आता है कि वहाँ पे जो थोड़ा सा दबंग प्रकृति के लोग होते हैं, जो गंभीर अपराध करके आए होते हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, वो छोटे लोगों को बड़ा सताते हैं, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। नहीं, जो ऐसा कुछ वहाँ पे जो अगर तुम ट्रांसफ़र होके गए हो, यहाँ पे अगर हाथे में हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास पैसा भी है, जो मतलब बड़े क्राइम वाले रहते हैं वो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। अच्छा, हाई सिक्योरिटी में रहते हैं? जो बड़े क्राइम वाले हैं, मतलब कोई विदेश से आया, कोई बम आतंकवादी टाइम के? हाँ, बहुत जो बड़े क्राइम के हैं वो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। अच्छा। वो हाई सिक्योरिटी तो उनकी गोल गोल टाइप में बनी होती है। अच्छा। ऐसा रहता है। और जैसे मुलाइजे में सर्किल रहती है, वैसे हाथे में भी सर्किल रहती है। वहाँ आपको एक एलसीडी मिल जाएगी, अंदर ही मंदिर मिल जाएगा एक साइड में, दूसरी साइड में आपको बाथरूम लेटरिन मिल जाएगी, एक हर चीज़ वहाँ की सुविधा होती है। मतलब वीआईपी व्यवस्था होती है वहाँ के अंदर वीआईपी व्यवस्था होती है। एलईडी टीवी भी लगी मिलेगी? सब मिलेगा आपको। अच्छा। मंदिर भी मिलेगा, एलसीडी भी मिलेगी, और आपको लेटरिन बाथरूम भी अंदर मिल जाएगी, सब सुविधा मिल जाएगी वहाँ पे। मतलब बैरिंग के अंदर ही? बैरिंग के अंदर ही। जो बड़े अपराध करके आए होते हैं? बड़े अपराध नहीं, जैसे जो नॉर्मल लगते हैं, जो हाई सिक्योरिटी वाले हैं, उनके बारे में तो हमको मालूम नहीं है। नहीं, हम वही पूछ रहे हैं, जो हाई सिक्योरिटी उनके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जब ट्रांसफर होकर आपका जाता है आपकी बैरिंग में, तो वहाँ पर एलईडी टीवी वगैरह मिल जाती है? हाँ, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। एलईडी टीवी मिल जाती है, आपको एक मंदिर भी मिल जाता है, जिसको जो पूजा करता है कर सकता है सब कुछ। और आराम से आपको, अगर अभी गए हैं तो आपको शाम तक 2 चादर आ जाएगा, और आप चादर बिछा लीजिए। आप या बाहर से कोई चादर लगवाए हैं या घर से मंगाए हैं, उसको बिछा के आराम से वीआईपी से सो सकते हैं। ये 9 दिन के बाद जब मुलाहिजा पूरा हो जाता है, 9 दिन के बाद जब 10वें दिन ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद आप जो है सर्किल में जाते हैं, तो ये सर्किल के अंदर की बात आप बता रहे हैं? हाँ, यस, ये सर्किल के अंदर की बात बता रहे हैं। जो चादर वहाँ पे कैसे आ जाएगा?
वहाँ पे शाम को आपको चादर ला के देता है। उन लोग को मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति इस बैरिंग में गया है। और यहाँ जो मुलाजिम कम्बल मिला था, ये कम्बल जमा हो जाएगा यहीं ये पर? वहीं पे जमा हो जाता है, जहाँ का रहेगा ये वहीं पे जमा हो अच्छा, जाएगा। ये कम्बल यहीं जमा हो ये जाएगा। यहीं जमा हो जाएगा। और जब वहाँ सर्किल में पहुँचेंगे तो वहाँ 2 चादर मिलेगा, हाँ, वहाँ आपको दूसरा चादर मिल जाता है। और थाली और प्लेट ये सब वहीं मिलेगा? नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो हाँ। थाली प्लेट यहाँ मुलाजे वाला लेके जाना पड़ता है वहाँ? यहाँ से आप कुछ ले भी नहीं जा सकते हैं, आपको थाली वाली जो है व्यक्ति बाहर से लगवाना पड़ता है। तो आपको घर वालों को पहले ही कंफर्म कर देना पड़ता है कि आप जो भी मग्घा, बाल्टी, ग्लास, प्लेट जो भी लगवाना चाहते हैं कंफर्म कर सकता है कि आप लगा दीजिए। तो मतलब मुलहजे में आपको जो है थाली, प्लेट और ग्लास और कम्बल मिलता है, लेकिन जब यहाँ से 9 दिन के बाद ट्रांसफ़र बैरिंग में हो जाता है तो वहाँ पर आपका जो है थाली, प्लेट, कम्बल ये सब कुछ नहीं मिलता है? नहीं, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे सिर्फ आपको 2 खारजा कम्बल मिलेगा बस। अच्छा, 2 कम्बल मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। खारजा कम्बल से बजाय जो रिजेक्ट वाले 2M दर्जे के होते हैं, जो रिजेक्ट वाले मतलब वो सब बाल के टाइप में बने होते हैं, बहुत नॉर्मल टाइप के, बहुत नॉर्मल टाइप में, वो गर्म ज़्यादा होते हैं। अच्छा, व्यक्ति कोई ऐसे उस पर बिछा के सो भी नहीं सकता है, कोई ओढ़ भी नहीं सकता है। हाँ। उसके ऊपर उसको नीचे बिछा के उसके ऊपर चादर बिछा के आराम से आप सो सकते तो हैं। चादर के लिए अलग से पैसा जमा करना पड़ता है मंगवाने के नहीं, लिए? चादर आप घर वाले जैसे मुलाकात में आए तो वहाँ से लगवा सकते हैं। लगवाने का पैसा जमा करना पड़ेगा? हाँ, वो तो पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे घर वाले जाए चादर लगवाएंगे तो चादर आपको खरीद के लगाना पड़ेगा। खरीद के लगाना पड़ेगा? खरीद के लगाना पड़ेगा, वो भी चादर अच्छा नहीं मिलेगा, पर पैसे भी ज़्यादा रेट पे लेंगे अच्छा, बाहर से भी, क्योंकि बाहर भी जितनी दुकानें होती हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। किसी को उम्र कैद वाले हैं तो कोई बड़ी सज़ा काटने वाले हैं, वो भी सब मुस्लिम ही रहते हैं जब बाहर सामान बेचते हैं। अच्छा, ऐसा रहता है। तो बाहर से चादर अगर अपनी घर वाले ले जाएं तो वो जा सकती है अंदर? हाँ, अगर घर से लेके जा रहे हैं हाँ। तो घर से चादर जा सकती है। बाकी खाने पीने का सामान कुछ भी बाहर से नहीं जा सकता है, वो आपको जेल के बाहर जो दुकान है वहीं से लेना पड़ेगा। अच्छा, बाहर से कुछ नहीं ला के आ सकते हैं, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं? कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और जैसे कुछ सामान भेजना चाहें तो कैसे भेजते हैं? तो जैसे वहाँ पे जो बाहर दुकान रहती हैं जेल के बाहर, तो वहाँ से आप सामान लेके तो वहाँ से सामान लगाते हैं। वो तो हमें नहीं मालूम, जो घर वाले आते हैं मुलाकात करने उन लोग को सब कुछ मालूम हो जाता है धीरे धीरे, अच्छा, कैसे सामान लगाना है, क्या करना है, वो वहाँ से लगा देते हैं। और सामान अब आपका अंदर आएगा। जैसे आज मुलाकात थी, कल अनाउंस करेंगे, मुलाकात वाले अपने झोले ले जाएं। तो आप अपना जाना है, झोले पे नाम पढ़ना है, नाम पढ़ के अपना झोला चेकिंग कराना है। चेकिंग कराने के बाद अपना झोला ला सकते हैं। तो मतलब झोला सामान जो कुछ भी यहाँ से बाहर से घर वाले लगाते हैं वो सब अंदर पहुँचता है, तो अलाउंस किया जाता है, वो आप तक पहुँच जाता है। आपका जो जो सामान लगाया रहेगा पर्चे पे लिखा रहेगा, आप पर्चे पे पढ़िए, अपना सामान चेक करिए और लेके जाइए। तो वहाँ का जो थाली, बर्तन जो कुछ भी होता है उसके लिए भी पैसा जमा करके जो है आपको मंगाना पड़ता है। मंगाना पड़ता है। वहाँ आपको सिर्फ हाथे में सिर्फ खारजा 2 कम्बल मिलेगा, बस बाकी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, लास्ट सवाल आपसे है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो है अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार अथॉरिटी ये वीडियो देख रहा है कि जेल में मुलजिमों के लिए क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, ऐसा क्या आपको दिखा कि इसमें अगर थोड़ा सुधार हो जाए तो बेहतर होगा? सुधार क्या क्या होना चाहिए जेल में आपके हिसाब से? तो हमारे हिसाब से सुधार यही होने चाहिए कि जो जेल के अंदर व्यक्ति हैं, तो बहुत लोग तो बिना क्राइम के आए हुए हैं, बहुत लोग फंसाए गए हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन लोग को। और बहुत लोग जो हैं, कुछ लोग तो क्राइम किए, कुछ लोग बिना क्राइम किए बेकसूर जो अंदर भी हैं, उन लोग जिसके घर वाले से पैरवी किसी के करने वाले नहीं हैं, किसी के पैरवी करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप रोज़ रजिस्टर लेके आते हैं। किसी को सरकारी वकील चाहिए, सरकारी वकील देते हैं, पर वह उससे कोई काम नहीं होता है। उसका काम सीधा होता है, बस सिर्फ सज़ा सुना देता है, सज़ा सुना देता है, नहीं तो जुर्माना देना पड़ता है उसको। ऐसा होता है। तो इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। जो बेकसूर लोग हैं वहाँ पे, तो उनका थोड़ा वो होना चाहिए। देखिए, बेकसूर जो लोग हैं वो तो खैर ट्रायल का विषय है, लेकिन ये बहुत अच्छा आपका जो विचार है कि जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, कि जो भी हताश, निराश, शोषित, वंचित लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनको फ्री में वकील मुहैया कराया जाता है। तो उसकी सही जानकारी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए और एक अच्छा वकील उनको देना चाहिए, तो जाके उनको न्याय दिला सके, ऐसा बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छा, इसके लिए क्या है वहाँ पर, क्या आपने अनुभव किया? जो ऐसे लोग हैं जिनके कोई है नहीं, आगे पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो उनको वो लोग सरकारी वकील दिलाते हैं? तो बहुत लोग जैसे रहते हैं, प्राइवेट वकील भी बहुत रहते हैं जो पैसे सिर्फ लेते रहते हैं पर काम नहीं कराते हैं।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे भी कम लेते हैं, जिसके कोई पैरवी करने वाला नहीं होता, तो उन पे भी ध्यान देते हैं, उनका काम भी कराते हैं। तो ऐसा रहता है। बहुत होते हैं सरकारी वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, अगर अंदर किसी को सरकारी वकील मिलता है तो कोई काम का नहीं रहता है सरकारी वकील, सिर्फ नाम के लिए रहता है। सरकारी वकील से अभिप्राय आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यह प्रावधान है कि अगर आपका कोई वकील नहीं है, आप वकील करने में सक्षम नहीं हैं, वकील की भारी भरकम फीस देने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है। लेकिन जैसा कि महेंद्र जी का कहना है कि जो सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है फ्री में, वो कोई मेहनत नहीं करते हैं, वो पूरे मेहनत से और पूरे शिद्दत से आपका मुकदमा नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। ऐसा इसकी वजह से इसीलिए कोई सरकारी वकील करना नहीं चाहता है। जो जेल में व्यक्ति रहते हैं, जिसका पैरवी नहीं कोई करने वाला है, जो बिना क्राइम किए भी आया हुआ है, किसी को फंसाया गया हुआ है, तो सरकारी वकील अगर करने के लिए कहते हैं तो इसी की डर की वजह से कोई सरकारी वकील नहीं करता है जेल के अंदर, क्योंकि जानते हैं कि वो जो है अच्छे से पैरवी नहीं करेंगे और उनको न्याय दिलाने में वो सक्षम नहीं है। हाँ, इसकी वजह से नहीं जल्दी से कोई वकील करता है सरकारी। तो पहला तो हो गया कि न्याय व्यवस्था जो है थोड़ी उसमें सुधार होना चाहिए न्याय व्यवस्था में, ताकि प्रॉपर सबको न्याय मिल सके, गरीब अमीर सबको। और चिकित्सकीय व्यवस्था कैसी है, अगर कोई मेडिकल किसी को कोई ज़रूरत है? बाकी मेडिकल वगैरह हो गया, तो मेडिकल जो रहता है तो वहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं तो वो लोग भी एक जैसे मुजरिम रहते हैं तो मुजरिम को मुजरिम समझ के वैसे मुजरिम के टाइप में बात करते हैं। कोई प्यार से बात नहीं करते हैं। दवा रहते हैं, दवा जो रहते हैं सबको कहा सेमी दवा दे दें, जो मन में आया वो दवा देते हैं। इलाज की व्यवस्था जो है वहाँ पे थोड़ी इलाज की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। अब किसी का जो है रिपोर्ट मतलब पहले से उसको कोई बीमारी है या कुछ भी है, ये उसके पेपर घर पे रखे हुए हैं, वो अपनी इलाज कराना चाहता है तो उसको थोड़ा ध्यान दे। जो इलाज बाहर भी कराना चाहता है तो उसकी इलाज बाहर भी करवा सकते हैं। अंदर जो है मेडिकल की जो व्यवस्था है वो थोड़ी डाउन है। उसकी जो दवा मिलती है सबको सेमी दे दें, बुखार की या सर्दी की किसी चीज़ की रहती है और सेमी दे दें। उनको जो मन में आता है वही दे देते हैं। किसी ने अगर पैसे दिए, घूस दिए, किसी ने कुछ भी किया तो किसको या किसी को ज़्यादा कमजोरी है, किसको वो रहता है तो डाइट मिलती है उन लोग को। जैसे डाइट में मिलता है अंडा, पनीर, दूध, दही, ये सब चीज़ मिल जाती है। तो जैसे कोई जान पहचान का डॉक्टर का हो गया या कोई वो हो गया तो उन लोग को ये सब चीज़ मिल जाती है। अच्छा, डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये डाइट होनी चाहिए? हाँ, ये डाइट होनी चाहिए, डॉक्टर उन लोग को सलाह देते हैं। तो बाकी वही फिर आता है, फिर अलाउंस होता है। जैसे 11:30 बजे बताया खाना मिलता है तो वही समय आपको डाइट मिलती है, वही समय आपको डाइट आ जाती है कि जिसका वहाँ पे रजिस्टर पे नाम देखेंगे किसका क्या क्या है वो अपना ले लेता है जाके। तो डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है कि ये डाइट होनी चाहिए तो खाने के टाइम उसके लिए वो खाना आएगा, वो आएगा, अंडा, दूध, दही या जो भी जो डॉक्टर लिखा रहेगा वही चीज़ आएगा। और बाकी अमूमन अगर देखा जाए तो डॉक्टर जो है वो मुलजिमों वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, मुजरिमों वाला व्यवहार करते हैं, ऐसा है। मतलब कोई अच्छा जैसे कि नॉर्मल पेशेंट से व्यवहार करते हैं डॉक्टर लोग, वैसा व्यवहार नहीं करते, मुलजिम समझ के वैसा व्यवहार करते हैं। मुजरिम समझ का मैंने ऐसा भी वहाँ पे सुना है कि जो इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन भी एक मुजरिम के समझ के ऐसे ही घुसेड़ देते हैं। जैसे भैंस को लगाते हैं ना, वैसे इंजेक्शन लगा देते हैं वहाँ पे। मैंने सब सुना है क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे साथ था उसने बोला वो उसको एडमिट करना था, उस पर बहुत मार पड़ी थी ना बाहर से, तो उसको एडमिट होना था। उसने ऐसा देखा तो एडमिट भी नहीं हुआ, वहाँ से भाग गया इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम जो डॉक्टर रहते हैं मुस्लिम जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ। मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं डॉक्टर। हाँ, इसकी वजह से। तो एक तो अपने न्याय व्यवस्था जो है उसमें सुधार होना चाहिए, और दूसरा चिकित्सकीय व्यवस्था जो है, जो डॉक्टर हैं उन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खाने के बारे में क्या कहेंगे? खाने के बारे में जो है तो हमारा तो राय है खाने के बारे में थोड़ा खाने में सुधार की जाए, क्योंकि खाना जो है बहुत ही घटिया मिलता है। एक तरफ से देखा जाए मुस्लिम के हिसाब से तो अच्छा भी है, पर वैसे तो बहुत घटिया है। जो रोटी रहती है उसको हवा लग जाए तो सूख जाती है तुरंत। बाकी दाल तो अच्छी रहती है, पर 250 रुपये मैंने सुना है कि एक जेल मैनुअल में है कि 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है। अगर 250 रुपये एक व्यक्ति का आता है, 250 रुपये व्यक्ति अच्छा खाना खा सकता है।
पर वो जो वहाँ पे जो फसल उगाई जाती है जेल के अंदर, जो सब्जी रहती है वही आपको रोज़ रोज़ मिलती रहती है। जिस चीज़ की सीज़न रहेगी, जो उगाया रहेगा वही आपको मिलेगी, बस ऐसा रखता है। बाकी उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं पड़ा रहेगा, सब्ज़ी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, दाल तो फ़िलहाल थोड़ी अच्छी रहती है, ऐसा है। फिर खाने में थोड़ा सुधार किया जाए। तो एक तो न्याय हो गया, और दूसरा चिकित्सकीय व्यवस्था हो गया, और तीसरा हो गया खाने का। अच्छा, बैरिंग के अंदर का कैसा क्या रहता है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? बैरिंग के अंदर तो किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत नहीं है, बस बैरिंग के अंदर यही होना चाहिए, किसी का अगर पंखा ख़राब हो गया है तो व्यक्ति को जो है, तो ये गर्मी के सीज़न में अगर किसी का पंखा ख़राब हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पंखा को थोड़ा ध्यान दिया जाए, 1 या 2 दिन के अंदर बना दिया जाए। जिसके किसी के व्यक्ति का पैसा नहीं है तो पैसा दे के नहीं बनवा सकता है, तो उसको थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए कि जाकि पंखा जल्दी बन जाए। जिसका पैसा है तो जो पंखा बनाता है वो भी एक मुजली में रहता है, 100-150 रुपये उसको जाके दिया तो उसने फटाक से पंखा बना दिया। जिसके पास पैसा नहीं है तो पंखा उसका थोड़ा लेट बनता है, कोई उस पर ध्यान बहुत कम देता है, जल्दी ध्यान नहीं देता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जब रिहाई पहुंचती है आपकी, मान लीजिए आपकी बेल मंजूर हो जाती है, बेल मंजूर होने के बाद आपकी रिहाई आती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी रिहाई आ गई है? रिहाई जब आपकी आती है तो आपको रिहाई एक तो सुबह निकालते हैं, दूसरी रिहाई शाम को निकालते हैं। तो अगर रिहाई अगर आपकी आई है तो वहाँ पे पेपर जमा हो गए, सब कुछ हो गया है हर चीज़, तो वहाँ से आपको अनाउंस करेंगे कि आपका नाम लेंगे, आपका पापा का नाम लेंगे, दोनों लोग का नाम लेंगे, इस व्यक्ति की रिहाई आई है। तो जिस व्यक्ति की रिहाई आती है तो जो आपको 2 कम्बल मिले रहते हैं, वो कम्बल लेके जाना पड़ता होगा। आपका जो सामान है वो ले लीजिए, वहाँ पे सर्किल पे जाके पास 2 कम्बल अपना जमा कर दीजिए, वहाँ चेकिंग होएगी, आपको खड़ा करेंगे, आपको क्या क्या है सब हाथ में ले लीजिए, झोला की चेकिंग होएगी, आपकी चेकिंग होएगी। फिर वहाँ से ले जाएंगे यहाँ कार्यालय में, वहाँ पे जहाँ पे मतलब पहले स्टार्टिंग में जहाँ पे चेकअप होता है, तो वहाँ आपका फिर ले जाएंगे कहाँ पे आपको निशान था, कहाँ पे आपका क्या था, तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ पूछेंगे, तुम्हारे भाई का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, हर चीज़ पूछेंगे। फिर वहाँ पे 2 मोहर लगाएंगे, जितने व्यक्ति रहेंगे सबका वहाँ काम होने के बाद फिर जो जेलर रहता है अधीक्षक, तो उसके पास लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद वो फटाफट आपका सब नाम वाम, क्या क्राइम किए थे, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, और जो एक साथ में रहता है जो निशान रहता है वो देखता है कहाँ का निशान है, वो उसको बताता रहता है। बाकी आपसे जितना पूछेंगे उतना आपको बताते रहना है। फिर वो लाल मोहर लगाएगा एक, लाल मोहर लगाने के बाद सबको गेट के पास, मेन गेट के पास खड़ा करते हैं। यानी कि वहाँ से 7 बजे निकालते हैं तो ये सब काम करते करते 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आपको 11:30-12 बजे वहाँ तक पहुँचा देते हैं गेट मतलब बाहर तक। क्या गेट पे खड़ा होने के बाद फिर जितने हवलदार आएंगे एक व्यक्ति निकालेंगे, आपका मोहर देखते रहेंगे, अपना झोला अपने हाथ में पकड़िए, आपका नाम पूछेंगे, जिसका नाम पूछेंगे आगे बढ़ते जाइए, मोहर चेक करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कई बजे लगभग पता हो जाता है कि आपकी रिहाई आ गई है? आपको एक सुबह अलाउंस होता है, जिस समय अलाउंस होएगा उस समय ही पता लगेगा। सुबह? हाँ, जब भी आपको रिहाई आ गई होगी। अच्छा, तो सुबह अलाउंस होता है, उसके बाद ही ये सब प्रोसेस हो जाता है? हाँ, उसके बाद आपको सीधा बाहर निकाल देंगे वहाँ से। और लगभग कितने बजे रिहाई हो जाती है? रिहाई आपको 7 बजे निकाले तो वही 10-11 बजे तक बाहर निकाल देते हैं गेट के बाहर। अच्छा, 10-11 बजे तक बाहर निकाल देंगे। हाँ। अच्छा, शाम में इस टाइम रिहाई हो रही कि नहीं? शाम को जिस समय मैं आया था तो एक दिन शाम के टाइम रिहाई बंद थी, अभी तो मालूम नहीं फिलहाल हो रही कि नहीं, जहाँ तक हो रही होगी। बीच बीच में मतलब ओपन होती है, नहीं तो सुबह में ही रिहाई होती है? सुबह अक्सर होती है। उस समय अगर कोई मतलब बड़ा अधिकारी या कोई आ रहा है जेल के अंदर तो सब काम बंद हो जाते हैं। जैसा सर्किल जो है तो बैरिंग का गेट वेट सब बंद हो जाता है, सफाई अच्छे से रखी जाती है, पेंटिंग टेंटिंग सब होती है, फिर रिहाई बंद कर दी जाती है, मुलाकात बंद हो जाता है। मतलब कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है कुछ भी तो, अच्छा कोई वैसा आ रहा है तो उस समय के लिए बंद किया जाता है। तो ऐसे ही एक दिन बंद थी, ये रिहाई बंद कर दी थी, तो सुबह में जितनी रिहाई थी सब निकाल दी गई, ऐसा था। तो अगर कोई आ रहा है तो उस टाइम सारे काम धाम रोक देंगे, उसकी साफ़ सफाई और उसकी मतलब आवभगत में लग जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस फिर वही चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फाइनली रिहाई हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जेल की दिनचर्या क्या होती है, वहाँ का डेली रूटीन क्या होता है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करें। विनम्रता के साथ धन्यवाद।